हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो सागा में। आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी जो है मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो न्यूमरोलॉजी होती है वो वैदिक है, सेकंड पाइथागोरस, थर्ड जो है लोशो न्यूमरोलॉजी। हमारा जो टॉपिक है वो है लोशो न्यूमरोलॉजी। लोशो न्यूमरोलॉजी जो है उसका इतिहास कुछ 4000 साल पुराना है। ये जो है न्यूमरोलॉजी, इसको चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो चाइना पर बेस्ड है। चाइना के अंदर ये जो न्यूमरोलॉजी है इसमें एक ग्रिड को एनालाइज किया जाता है जिसकी पूरी हिस्ट्री है। ये जो ग्रिड है इसको चाइना में मैजिक स्क्वायर भी बोला जाता है। अब इसको मैजिक स्क्वायर क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो चाइनीज़ साइंसेज हैं वो बेस्ड हैं इसी मैजिक स्क्वायर के ऊपर, जिसे हम लोशो ग्रिड के नाम से जानते हैं। जिसमें से एक आप फेंगशुई को भी जानते हैं। फेंगशुई भी पूरा बेस्ड है लोशो न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, 90% लोगों के दिमाग में आता है प्रिडिक्शन। जबकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शंस के लिए ही नहीं, हमारी लाइफ की स्ट्रेंथ को आगे लेके जाने के लिए, हम अपनी वीकनेस को पीछे छोड़ सकते हैं, उसके लिए हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बात करें, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू किसी भी पर्सन की ट्रू पर्सनालिटी को बाहर निकाल सकते हैं, उसकी ट्रू पर्सनालिटी को जान सकते हैं। नॉर्मली हम 3 तरीके की पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं। एक पर्सनालिटी वो जो अभी मैं आपको दिख रही हूँ, जो मैं दुनिया को दिखा रही हूँ। आपको नहीं पता, जैसा मैं इस कैमरा के सामने दिख रही हूँ, जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पीछे की हिस्ट्री क्या है या मैं एक्चुअल में मैं कैसी हो सकती हूँ, आप लोग नहीं जानते। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी की। सेकंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैसे होती हैं? जैसे मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि जो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, सामने वाला वो मुझे उस तरीके से ले ही नहीं रहा, या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सोच सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, या मैं सोच सकती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। तो सेकंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या है? जो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या हूँ। थर्ड टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है हमारी, वो है मैं एक्चुअल में हूँ क्या, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो ये सारी जो पर्सनालिटी हैं, ये तीनों तरीके की पर्सनालिटी जो है हम न्यूमरोलॉजी से बाहर निकाल सकते हैं। कि जो दुनिया सोचती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो हम सोचते हैं हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके कैसे जा सकती हूँ, ये सब हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्ट कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, ताकि हम अपने बेस्ट फ्यूचर को डिसाइड कर पाए। हम जो है अब देखेंगे कि अपनी लाइफ में हम न्यूमरोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हो। आप अपने नंबर्स की एनर्जी को पहचान के अपने पार्टनर की नंबर्स की एनर्जी जो है उसके साथ मिक्स एंड मैच करके देख सकते हो कि जो आपका पार्टनर है, अब वो पार्टनर जो है आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट टीचर का अगर आप रिलेशन रखते हो तो वो भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है। जिसके साथ भी आपको चाहिए कि आपकी एनर्जीज जो है बहुत अच्छे से मैच हो जाएं, कोई क्लैशेस ना हो आपके, वहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, हम न्यूमरोलॉजी यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। हम अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसको पढ़ाई में आगे लेके जाना है, किस स्ट्रीम में उसको डालना चाहिए, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि हम अपने बच्चे को आगे लेके जा सकते हैं। अपने प्रोफेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मेरा जो बेस्ट प्रोफेशन रहेगा, मैं किस प्रोफेशन में बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको एज अ प्रोफेशन क्या चूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आज की जो जनरेशन है खासकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है।
वो पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, किसी और चीज़ में डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसके बाद कोई और ही प्रोफेशन वो चूज़ कर लेते हैं और उसी में अपने करियर को आगे लेके जाते हैं। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर मुझे पता होगा कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, तो मैं क्या करूँगी, पहले से ही उसको अप्लाई कर लूँगी अपनी लाइफ में। पहले से ही देख लूँगी कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, मैं किस फील्ड में बहुत आगे जा सकती हूँ, उसी से रिलेटेड हम काम करेंगे और अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो आप देखा आपने कि कैसे हम लोग जो है न्यूमरोलॉजी को बहुत वाइड तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के लिए। न्यूमरोलॉजी जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इवन आप अपने मोबाइल नंबर को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज कर सकते हो। आपके मोबाइल नंबर की भी एनर्जीज आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इवन आपका हाउस नंबर कैसा होना चाहिए, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि फेंगशुई भी कनेक्ट करता है मिस्टिक स्क्वायर के साथ, तो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेबल अनफेवरेबल डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फेंगशुई भी कनेक्ट करता है मिस्टिक स्क्वायर के साथ। आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेबल और अनफेवरेबल डायरेक्शंस को भी देख सकते हो। आपका व्हीकल का नंबर कैसा होगा, आपके जो नेम नंबर है, एक्चुअली हमारे नेम का भी नंबर होता है, तो हमारा नेम नंबर, हमारा नाम किस नंबर पे हो। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, जैसे आयुष्मान खुराना हो गया या और भी बहुत सारे, इवन अभी अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने नेम की स्पेलिंग्स जो है वो चेंज की हैं। तो लाइफ में अपनी अगर आप नेम की स्पेलिंग्स को भी चेंज कर लेते हो, तो भी आपकी लाइफ जो है वो यहाँ से यहाँ जाने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो देखा आपने न्यूमरोलॉजी आपको कितने सारे तरीकों से हेल्प कर सकता है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मिस्टिक जो स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी फेवरेबल और अनफेवरेबल जो डायरेक्शंस हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा न्यूमरोलॉजी जो है कितना वास्ट सब्जेक्ट है, जहाँ पर हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का एक और टॉपिक है जिसे नेम न्यूमरोलॉजी भी बोला जाता है, और आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं नेम करेक्शन करके अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तक पहुँचे हैं। अगर मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का यहाँ नाम लूँ तो हम एकता कपूर को जानते हैं, उनके सीरियल्स के नाम भी उनके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मैं करण जौहर की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत फेमस मूवीज़ ऐसी दी हैं जिनके नाम पूरे कंप्लीटली न्यूमरोलॉजी के ऊपर रखे गए हैं। तो हम लोग भी अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझसे बातें करने के लिए। मैं तो आपकी एनर्जी से अभी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो अगर आपको भी मेरी एनर्जी के साथ वो कनेक्शन फील हो रहा है तो प्लीज़ जॉइन माय कोर्स। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच एस्ट्रो सागा को ज्वाइन करने के लिए। आई होप मैं आपको बहुत ही इजी वे में न्यूमरोलॉजी को समझा पाऊँ और हम इसको ज़्यादा थ्योरेटिकल ना रखते हुए जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रखेंगे उतना आपके और मेरे लिए भी इजी होगा लोगों को समझने में, लोगों की प्रिडिक्शंस करने में या उनकी स्ट्रेंथ को आगे लेके जाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, हिस्ट्री से। लोशो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? लोशो न्यूमरोलॉजी जो है एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है और चाइना से आती है। इसका इतिहास कुछ 4000 साल पुराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है लोशो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है इसकी बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी जो है ये इसका इतिहास कुछ 4000 साल पहले का है। चाइना में एक रिवर थी जिसका नाम था हुआंग, और एक टेरिटरी थी जिस टेरिटरी के अंदर वो रिवर आती थी, उस टेरिटरी के राजा थे जिनका नाम था हु ऑफ हशिया। अब वो जो रिवर थी हुआंग, उसमें आए दिन कभी ना कभी बाढ़ आती रहती थी, जिसकी वजह से राजा तो परेशान थे ही, साथ के साथ उनकी प्रजा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था।
राजा ने डिसाइड किया कि इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को ढूंढना होगा। तो राजा ने क्या किया, वो अपने टेरिटरी से बाहर निकले और अलग अलग जगह पर जाकर एक्सप्लोर किया। बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, बहुत सारी जगहों पर जाकर उन्होंने तपस्या की। एक टाइम ऐसा आया जब वो अपनी ही टेरिटरी में वापस आए और हुआंग नदी के किनारे ही उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट की। राजा जब अपनी तपस्या कंप्लीट करके वहां से निकलने लगे तो उन्होंने देखा उनके साथ साथ नदी में तैरता हुआ एक कछुए का शेल जो है वो उनके साथ साथ तैर रहा था। राजा ने तुरंत उसको निकाला और देखा उसके ऊपर एक ग्रिड जो था क्रेव्ड था, जिस ग्रिड की फर्स्ट लाइन में था 492, सेकेंड लाइन में था 357, थर्ड लाइन में था 816। राजा उस शेल को अपने साथ लेकर आ गए और बहुत ज़्यादा उस पर एनालिसिस स्टार्ट किया। जब राजा ने उसको चारों तरफ से प्लस करके देखा, चाहे ऊपर वाली ग्रिड हो, चाहे उसको डायगोनल किया या वर्टिकल किया, हर तरफ से 6 निकल कर आ रहा था। और एक जो सबसे आश्चर्यजनक बात हुई वो ये थी कि जिस दिन राजा को वो शेल मिला उसी दिन के बाद से उस जो रिवर में बाढ़ आनी बंद हो गई और लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। अब राजा जो थे वहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उस ग्रिड को वो बहुत डीपली एनालाइज करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने उस ग्रिड को एनालाइज किया तब लोशो न्यूमरोलॉजी वहाँ से आई। उसके बाद हम फेंगशुई को तो जानते ही हैं, चाइना की जो फेंगशुई भी है वो इसी मिस्टिक ग्रिड के ऊपर बेस्ड है। ये थी हमारी लोशो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री।